हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में हम फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, और इसके अंदर हमने बताया था कि हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, ठीक है, और तीसरे नंबर पे थे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथे नंबर पे थी न्यूक्लियर फोर्स या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये दो तो हमने स्टडी कर ली थी। ठीक है, ये दो बचती हैं। आज के लेक्चर में हम इन्हीं दो फोर्सेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमने बताया था कि इस यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उनके बीच में उनके मासेस के कारण जो फोर्स होती है वो फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, और वीक फोर्स कौन सी होती है? एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगती है जिनका लाइफ टाइम है वो कम होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था F=G(m1m2)/r²। ठीक है, अब हम ये जो दो फोर्स बचे हुए हैं इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। तो इट इज़ द फोर्स exerted by one particle on other particle due to the charge on the particle। चार्ज ऑन दी पार्टिकल्स। ठीक है, ये वो फोर्स है जो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर एग्जर्ट करता है, और किसके कारण एग्जर्ट करता है? ड्यू टू द चार्ज ऑन दी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज की वजह से जो फोर्स लगती है वो फोर्स कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मास के कारण होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किस वजह से होती है? चार्ज के कारण होती है। ठीक है, आपने ये सुन रखा होगा कि चार्ज हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, लाइक चार्जेस है वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, यही फोर्स हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, और यहाँ पर हम चार्जेस को रेस्ट के अंदर लेके चलेंगे। चार्जेस है वो किसके अंदर होंगे? रेस्ट के अंदर होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर चार्जेस अगर मोशन के अंदर होंगे तो उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक पार्ट मैग्नेटिक फोर्स, जो कि वो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और ये वो मैग्नेटिक फोर्स है वो जनरली जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके अलॉन्ग एक्ट नहीं करता। ठीक है, तो जो ये कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर है इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर चार्जेस को किसके अंदर लेके चलेंगे? रेस्ट के अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, और चार्जेस जब रेस्ट के अंदर होंगे उस वक्त जो फोर्स होगी चार्जेस के बीच में, उस फोर्स का नाम क्या होगा हमारे पास?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, स्टैटिक है इसका मतलब ही क्या होता है, रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हम चार्ज की बात कर रहे हैं। जब चार्ज रेस्ट के अंदर होंगे उस वक्त जो फोर्स होगी उस फोर्स का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो चार्जेस ले लिए, एक चार्ज हो गया हमारे पास Q1, दूसरा चार्ज क्या हो गया हमारे पास Q2, बीच की डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, R। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था सेम वैसा ही है ये भी। ठीक है, तो जो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स वाला केस ही है यहाँ पर। ये दोनों को एक साथ लिख दो तो क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी का सिमिलर टाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 1/4πε0 के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, जो यहाँ पर नीचे लिख रखा है एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो यहाँ पर नीचे नोट लगा रखा है ये क्या दिखा रहा है कि चार्जेस वो किसके अंदर रखे हुए हैं, फ्री स्पेस के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और K हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और ये किसके बराबर होता है, 1/4πε0 के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर नीचे एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नीचे एप्सिलॉन नॉट है, नॉट का मतलब क्या है, फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो इसकी यूनिट यहाँ पर लिख रखी है हमने, इसको तुम निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से K की वैल्यू निकाल लो, ये R स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये चार्जेस नीचे आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, ये FR स्क्वायर Q1 Q2, फोर्स की यूनिट न्यूटन, R बीच की डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम और कूलम। तो क्या बन गया हमारे पास, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की देखनी है तो इसकी उल्टी कर दो, पर न्यूटन हो जाएगी, पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए प्रॉपर्टीज़, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। सोच सकते हो तुम पॉजिटिव
नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सेकंड देखिए, ये फोर्स है, इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10⁻36 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और 10⁻11 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन वीक फोर्स, ठीक है। वीक फोर्स से कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है, 10⁻11, ठीक है। 10⁻11 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन वीक फोर्स, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए इसके, कंजर्वेटिव फोर्स है ये, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्सेस हैं, अगर इस तरीके से देखें तो वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती है, जो कि पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे पास। चौथी देखिए, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। सेंट्रल मतलब एक तरीके सेंटर समझ में आ रहा हो तुम्हारे। अब ये सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि ये दोनों चार्जेस हैं, इनको सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये एक्ट करती है, ठीक है। सपोज करो कि ये वाला चार्ज नेगेटिव है और ये वाला चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो सिंपल ये बात है, मान लो कि ये बड़ा है या छोटा है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज इसकी तरफ किस तरीके से जाएगा, जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी लाइन के अलोंग ये चार्ज यहाँ से इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से नहीं जाएगा, इस तरीके से नहीं जाएगा, कुछ इस तरीके से नहीं जाएगा। जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसी लाइन के अलोंग वो यहाँ से इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल फोर्स है, इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। 5वें नंबर देखिए, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। क्या होता है हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इस फोर्स के अंदर ऐसा होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, ठीक है। और 6th प्रॉपर्टी देखिए, ऑपरेट ओवर डिस्टेंस which are not so large, ठीक है। ये केवल उतनी डिस्टेंस तक ऑपरेट करती है जो कि जब बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। बहुत कम डिस्टेंस होगी चार्जेस के बीच में, तभी ये एक्ट करती है। तो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टी होती है। आगे देखिए, जो हमारे पास लास्ट फोर्स है, जो लास्ट फंडामेंटल फोर्स है नेचर के अंदर, वो कौन सी है, न्यूक्लियर फोर्स है। इसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही बोल देते हैं, ठीक है। वीक फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स ही बोल देते हैं,
और न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही बोल देते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स किन के बीच में लगती है? तो देखिए, हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स बाउंड करके रखती है, बांध के रखती है, उस फोर्स का नाम हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, द फोर्स विच बाउंड द न्यूक्लियन, मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, विच बाउंड द न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वो फोर्स जो कि न्यूक्लियन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखती है, उस फोर्स का नाम हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, अब किसी के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये दोनों क्या करने चाहिए? रिपल करने चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए इनके बीच में। ठीक है, फिर भी ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। तो उसके लिए देखिए, अगर न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस 1 फर्मी तक है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर तक है, तो उस वक्त जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है, 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, जब न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 10⁻⁻15 मीटर। उस वक्त स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होती है? फोर्स और रिपल्सन से 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, मतलब ये फोर्स और रिपल्सन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी फोर्स की वजह से क्या फिर ये प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर रह पाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जब न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो उस वक्त स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं ये, शॉर्ट रेंज फोर्स ही है हमारे पास। ठीक है, जब डिस्टेंस बहुत कम होगी उसी वक्त ये क्या करती है? ये एक्ट करती है। ठीक है, आगे देखिए इसकी प्रॉपर्टीज देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी देखिए, ये फोर्स 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग। और वीक फोर्स से बात करें तो 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बात करें तो 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर ये। जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर वो यही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यही होती है हमारे पास चारों फोर्सेस के अंदर। ठीक है, 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए,
डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंदर क्या होता है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो बीच की डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पावर 2 ना हो के इससे ज़्यादा होगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, हायर पावर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगी डिस्टेंस के, लेकिन वो डिस्टेंस की जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती है। तीसरी जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। बहुत कम डिस्टेंस होगी तभी एक्ट करती है। विद इन द न्यूक्लियस से ये फोर्स एक्ट कर सकती है, ठीक है। 4 देखिए इसकी प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। 5वीं प्रॉपर्टी, नॉट सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स भी नहीं है, ठीक है। सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये एक्ट नहीं करती, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और देखिए कि जो चारों फोर्सेस है इनका रेशो क्या है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो, वीक फोर्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का या फिर न्यूक्लियर फोर्स का रेशो क्या है, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो वीक फोर्स कितनी होगी 10⁻25, ये कितनी होगी 10⁻36, ये कितनी होगी 10⁻38। इन चारों फोर्सेस का जो रेशो है वो इतना होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिस्टम ऑफ यूनिट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।